नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हीट या ऊष्मा। ठीक है, इस चैप्टर से आपकी विभिन्न एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स होती है जिनमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, वैसे तो कंपलसरी है, हर एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, लेकिन जितनी भी एग्ज़ाम्स में सामान्य विज्ञान आता है उनमें इससे एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, और कुछ अनुमानित क्वेश्चन हैं, संभावित क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस सेशन को अब कोई भी बंदा जो सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहा है, कोई भी बंदा, जरूरी नहीं जेल प्रेरी ही हो, कोई भी बंदा एमपी पुलिस, ठीक है, एमपी एसआई, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस, ठीक है, कोई भी बंदा देख सकता है और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चंस रिपीट होने की 100% संभावनाएं होती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, कड़ी ठंड में झील पृष्ठ हिम स्थित होता है परंतु तल में जल द्रव होता है, इसका कारण है। देखो भैया, है ना, ये जो हिंदी की लैंग्वेज होती है थोड़ी सी क्या होती है, कभी कभी हमें ऐसी लगती है टफ हो जाती है। ठीक है, पृष्ठ और हिम स्थित, इसका मतलब क्या है कि कई जो झील होती हैं, है ना, झील जो होती हैं उन पर क्या हो जाता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर बर्फ बन जाता है और नीचे पानी बहता रहता है और उस पानी में मछलियां और जो भी जीव जंतु होते हैं सभी जीवित रहते हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर वहां जाता तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर कोई झील हुआ करती थी। उस समय आपको क्या दिखेगा, उस पर बर्फ दिखा होगा, है ना, कुछ फिल्मों में आप देखते होंगे। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी इंटरटेनमेंट, उसमें क्या हुआ था, वो कुत्ता कहाँ चला जाता है, उस बर्फ से नीचे, क्योंकि वो झील होती है और झील पर क्या होता है, पूरा पृष्ठ पर बर्फ होता है और पता नहीं होता, अचानक वो जो कुत्ता होता है वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें देखें कि इसका कारण क्या होता है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि झील पृष्ठ का तापमान और वायु का तापमान समान होने पर ऊष्मा क्षय नहीं होता। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इनमें से कोई नहीं। देखो, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, एमपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, अधिकतर बच्चे सी लगाकर आए थे, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है भैया, मानते हैं जल का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो आपका बर्फ होता है जब वो पानी में परिवर्तित होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलता है। ठीक है, और जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्फ में अपने पीने के पानी की बोतल को रखते हैं, मतलब बर्फ के डब्बों में रखना पड़ता है, नहीं तो वैसे ही वहां का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहां पे पानी जो होगा वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो उस बर्फ के अंदर रखने का कारण क्या है, बर्फ के अंदर बोतल को रखने का कारण क्या है कि जो पिघलती हुई बर्फ होती है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कारण वो जो बर्फ है एक कुचालक की भांति कार्य करता है, उष्मा के कुचालक की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ए। इस पर बहुत ही बच्चों ने मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया था कि शायद ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप है ना, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चे शायद इसे जानते होंगे। ठीक है, तो क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सभी बच्चे बोल देंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये कौन से पैमाने पर, सेल्सियस। अब देखो, जो ताप के पैमाने होते हैं, ताप के आपके मेनली जो हम यूजेबल होते हैं वो 4 पैमाने होते हैं। ठीक है, सेल्सियस, है ना, क्या होता है, एक पैमाना आपका, एक पैमाना व्यावहारिक पैमाना होता है सेल्सियस, है ना, जिसको आप डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, है ना। एक पैमाना आपका क्या होता है, फ़ारेनहाइट, है ना, एफ लिखते हैं उसको। ठीक है, फ़ारेनहाइट होता है। एक पैमाना क्या होता है, र्यूमर पैमाना होता है ना। और एसआई पद्धति में क्या होता है, केल्विन, केल्विन को क्या, के।
ठीक है। तो ये 4 पैमाने होते। बोले सर आपने सेल्सियस पर भी डिग्री लगाई, फ़ारेनहाइट पर भी डिग्री लगाई, र्यूमर पर भी डिग्री लगाई, केल्विन पर डिग्री नहीं लगाई। तो ध्यान रखना बच्चों, केल्विन पैमाना जो होता है उस पर डिग्री नहीं लगती है, ठीक है। एसआई पद्धति में ताप का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, केल्विन होता है। और इस पैमाने की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये कभी भी इसका टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, ठीक है। ये सारे जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर है, ये सभी माइनस में जा सकते हैं, लेकिन केल्विन पैमाना कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। चलिए कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं, टाइम नहीं, आगे के क्वेश्चन जितने भी आपके बनेंगे सभी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, क्या होता है बच्चों, एक सिंपल सी बात बताता हूं। सबसे एक कॉन्सेप्ट होता है इसका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या लिखते हैं हम लिखते हैं पैमाना। क्या लिखते हैं, पैमाना, है ना। पैमाना, जो भी पैमाना आपको लेना हो, ठीक है, पैमाना लिया आपने और इसमें से हम माइनस करते हैं उसके निम्न बिंदु को। निम्न बिंदु का मतलब क्या है भैया, जैसे सेल्सियस में हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो इसका निम्न बिंदु हो गया, ठीक है। और हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो होता है उच्च बिंदु। और जो निम्न बिंदु और उच्च बिंदु है इसके बीच में जितने भी भाग होते हैं उसको बोलते हैं भागों की संख्या। तो भैया 0 से 100 के बीच में कितने भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं, तो उसको बोलते हैं भागों की संख्या, ठीक है ना, भागों की संख्या। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा, ठीक है। सभी बच्चे आज सीख जाएंगे कि किस तरीके से वो बना है। क्या है लिखा मैंने, पैमाना माइनस क्या लिखा, निम्न बिंदु और भागों की संख्या। देखो आप क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो हमने सबसे पहले पैमाना लिया, तो सर सेल्सियस पैमाना लिया आपने, है ना, सेल्सियस पैमाना लिया, इसमें से माइनस किया मैंने निम्न बिंदु। और सेल्सियस पैमाने पर निम्न बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो ये 0 ले लिया बटे भागों की संख्या। भाई उच्च बिंदु होता है 100, तो भागों की संख्या कितनी हुई, 100 में से 100 में से हम 0 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 100, तो इसके भागों की संख्या हो गई 100, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम देखेंगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का जो निम्न बिंदु होता है बच्चों वो होता है 32, है ना, F माइनस 32। और इसमें भागों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 180 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, 180, ध्यान रखना, ठीक है, बराबर। फिर आपका होता है र्यूमर, है ना, र्यूमर का आपका 0 से 40, तो भागों की संख्या कितनी हुई, 40। और निम्न बिंदु कितना हुआ इसका, बोले सर 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू, आप केल्विन का संबंध भी बना लें, है ना, केल्विन के माइनस 273, इसका निम्न बिंदु होता है 273। बच्चों ध्यान रखना 273.15 होता है, लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है, लगभग मान लिया है, ठीक है। इसके बाद में इसके भागों की संख्या होती है 100, मतलब ये 273 से 373 तक चलता है, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहां पर बन गया है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या क्या लिखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भैया हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इजी बनाएंगे ना, सरल बनाएंगे, ठीक है, केवल समझाने के लिए मैंने बता दिया था। अब मुझे बताओ सी जो लिखा हुआ है, सी में -0 करने की जरूरत है क्या, नहीं है सर। और नीचे सब में देखो बराबर लगा हुआ और 100, ये इनका रिलेशन है सबका, है ना। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप इन दोनों को रख लो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर में रख लो और वैल्यू निकाल लो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पैमाने पर, बहुत क्वेश्चन बने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, पैमाना माइनस निम्न बिंदु बटे भागों की संख्या, ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो ये जो 100 है, यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 40 है और यहाँ पर क्या है 100, ये सब में मैंने 20 से भाग देता हूं, सब में, है ना। एक सेम संख्या आपकी आ रही है, ठीक है, कॉमन नंबर आ रहा है, उससे मैंने भाग दे दिया। तो मैंने क्या लिखा, सी, इसमें से 0 माइनस करने की जरूरत है क्या, बोले नहीं है सर। तो 20 पंच कितना होता है 100, तो ये लिख दिया मैंने 5 इसमें से, है ना, बराबर, ठीक है ना। F माइनस 32, है ना, नीचे वाले में दे रहे हैं हम, ठीक है, माइनस क्या हो गया आपका 32, ठीक है, अपान में क्या हो गया आपका इसमें 20 नामा 180, है ना, 29 जाए 180, ठीक है, ये हो गया, है ना। फिर आपका र्यूमर में -0 किया है, कोई करने की जरूरत है नहीं है। और ये हो गया 20 दूना 40, ठीक है। यहां पर आपका क्या हो गया, है ना, सॉरी, यहां पर 80 होता है ना, ये 80 होता है, 80 भाग होते हैं, ठीक है, 80 होता है। तो यहां पर क्या आएगा आपका 4, ठीक है, ये क्या आएगा 4, है ना, 20 चौक 80, ठीक। चलिए आगे देखिए, के -273 अपान में क्या हो जाएगा आपका
20 और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे निकला है, कैसे बनाया है, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसलिए आप बच्चों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लें, याद कर लें ना। C/5 F-32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K-273/5, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर बन गया है, ठीक है। चलिए अब आपको मान लो फ़ारेनहाइट में देखना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सेल्सियस में पता है, तो आप क्या करोगे, इस सेल्सियस पे यहां पर 37 डिग्री रख लेना, है ना। 37 हो जाएगा सी की जगह पर, ये आ जाएगा 5, और फ़ारेनहाइट के बीच का अगर आपको देखना है, ठीक है, तो यहां पर आप F लिखोगे और है ना, F की जगह पर F आपको निकालना है, -32 और बटे में क्या हो जाएगा 9। यहां से सबको पक्षांतर करना और F की वैल्यू निकाल लेना, लगभग आएगी आपकी 98.6 फ़ारेनहाइट। अब अगर पूछ लिया उसने कि भैया मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, तो आप बोलोगे 98.6 फ़ारेनहाइट। आपको नहीं पता है, अगर आपको एक भी पता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो र्यूमर पे पूछ ले, तो आप क्या लिख दोगे, मान लो र्यूमर पैमाने का संबंध पूछ ले, तो आप क्या कर दोगे कि सर हमने लिख दिया C/5 और इज इक्वल टू R/4, है ना। ये आपका संबंध हो जाएगा। उसने पूछा मनुष्य के शरीर का ताप र्यूमर पैमाने पर क्या होता है, तो आप इसको सोल्व कर देना, ठीक है। C की जगह 37 रखना और R का मान निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी पूछे, केल्विन पैमाने पे पूछे तो केल्विन वाले को बराबर रख लो, जो भी आपको, है ना। तो आप एक पैमाने से दूसरे पैमाने में आसानी से जा सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ताप के फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने बराबर मान दर्शाते हैं, है ना। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना बराबर मान दर्शाता है कहां पर, -40 डिग्री। बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है -40 डिग्री, है ना। फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना बराबर मान दर्शाता है, ठीक है। तो आपके 40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर दर्शाता है, आप इसको चेक कर लेना भैया, ठीक है। चेक कर सकते हो, यहाँ पर किस किस को बराबर रखोगे, C/5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, है ना, F -32 और बटे में क्या हो जाएगा आपका यहां पर 9, और आप यहां पर क्या रख दोगे, माइनस, यहां पर C की जगह पर भी -40 रख लेना, यहां पर भी -40 रख लेना, ठीक है, और बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, -40 डिग्री आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े। परम शून्य ताप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, -273 डिग्री केल्विन। तो अभी मैंने बताया कि केल्विन पैमाना माइनस में नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 273 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, -273 डिग्री सेल्सियस आपका परम शून्य ताप कहा जाता है। या तो -273 डिग्री सेल्सियस बोल दो, या केल्विन में अगर बोले तो 0 केल्विन, कितना बोलोगे, 0 केल्विन, है ना, 0 के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तांबा, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है भैया, तांबा, कॉपर जो होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, वेरी गुड। जितनी भी अधिकतर धातुएं होती हैं, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पानी का प्रयोग कारों, बसों, ट्रकों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी का निम्न विशिष्ट ताप होता है, उच्च विशिष्ट ताप होता है, निम्न श्यानता होती है ना, उच्च श्यानता होती है, ठीक है ना। श्यानता क्या होती है बच्चों, विशिष्ट ताप, स्पेसिफिक टेम्परेचर को बोला जाता है, और श्यानता बोली जाती है विस्कोसिटी। तो यहाँ पर विस्कोसिटी का कोई भी मतलब नहीं है। पानी का जो ताप होता है वो विशिष्ट ताप होता है, और उसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1, है ना। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे, है ना। उच्च विशिष्ट ताप, है ना, जेल प्रहरी का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा कथन सत्य, ये भी जेल प्रहरी का क्वेश्चन है आपका, है ना। और ये जेल प्रहरी वाले क्या करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े विकल्प देते हैं आपको, ताकि आप उनमें उलझकर आपका टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है। इसलिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, धातु अच्छे चालक नहीं होते, ठीक है। हमें सत्य कथन छांटना है, तो भाई धातु तो अभी मैंने बताया चालक होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं, बिल्कुल, है ना। चांदी आपका तांबे की तुलना में क्या करती है, अच्छा चालन करती है ना। चांदी की जो चालकता होती है तांबे से ज्यादा होती है ना। और एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वो तांबे से कम होती है। तो हम इसको मान सकते हैं कि सत्य कथन है, तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ऊष्मा के नियम
निम्न द्वारा दिए गए। भैया ऊष्मा के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो आपको एक नाम बता देता हूं मैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1841 में हुआ था, है ना। 1841 में इनने 3 नियम दिए थे चालक तारों पर, कि भैया जब चालक तारों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। और इनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। प्रेस्कॉट से क्या याद रखोगे? कोट पर क्या कर लिया इनने? प्रेस। और प्रेस में क्या होती है? ऊष्मा, ठीक है ना। और ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल। तो देखो इधर ऑप्शन नंबर 20 बी क्या हो गया? जूल। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। चलिए आगे बढ़े। एक सौर जल तापक गर्म पानी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। सौर जल तापक क्या होता है? जो हम बिल्डिंग के ऊपर, गीजर नहीं, गीजर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, गीजर भी पानी गर्म करता है। और सौर जल तापक जो होता है बॉयलर होता है ना, वाटर बॉयलर, है ना। इसका उपयोग हम हमारी छतों पर लगाकर कर सकते हैं, है ना। जिससे धूपदार जो दिन होते हैं उसमें इसमें क्या होता है? पानी गर्म होता है। लेकिन ये पूछ रहा है नहीं लाया जा सकता, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो क्या है ऑप्शन नंबर 1? धूपदार दिन, बादलों भरे दिन, गर्म दिन, तेज हवा वाले दिन। तो सीधी सी बात है भाई, बादल रहेंगे तो धूप नहीं रहेगी और पानी गर्म नहीं होगा। बादलों भरे दिन में इसका उपयोग में नहीं लाया जा सकता। गर्म दिन में भी लाया सकता है, तेज हवा वाले दिन में भी लाया जा सकता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने 2 स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? भाई निम्न बिंदु और उच्च बिंदु के बीच में, मतलब भागों की संख्या पूछ ली। अभी मैंने बताया था कि नहीं, ये जेल प्रेरी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जो दूसरा क्वेश्चन आपका है उसमें मैंने टाइम ज्यादा लिया है। इसीलिए लिया है कि उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर की है। तो कितने भागों में डिवाइड किया था? भागों की संख्या कितनी लिखी थी फ़ारेनहाइट में? मैंने 180 भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बर्फ क्यूबों को लकड़ी के बुरादे, क्यूबो क्या होते हैं? बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं जो कि हम खरीद कर लाते हैं कई बार, है ना। जो शादी समारोह जो होते हैं उनमें भी पानी को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पानी में डाले जाते हैं, है ना। और बर्फ बेचने वाला आता है, गोले वाला जाता है ना। वो जो बर्फ जहां पर रखे मतलब जहां पर फ्रीजिंग सेंटर होता है वहां पर बर्फ को लकड़ी के बुरादे में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? वो इसलिए डाल दिया जाता है कि वो जो लकड़ी का बुरादा होता है उसमें गैप होते हैं और उन गैप में क्या चला जाए? एयर चली जाए, हवा चली जाए। और हवा जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है ना। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ठीक है, कई बार हमने देखा होगा कि गलियों में साइकिल पर कुछ लोग बर्फ बेचने वाले आते हैं, गोला खाते हैं हम, है ना। उसको टाट से लपेट कर रखा जाता है, ठीक है। वो जो फट्टा होता है उससे लपेट कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फट्टे में बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं जिनमें एयर घुस जाती है। और एयर जो होती है वो अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती, जिससे बर्फ पिघलता नहीं है। ठीक, अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जनरल सी बात है। अब ये जेल प्रेरी का क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए हैं बड़े बड़े, इसमें पढ़ने में ही टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए तो हम देखें, लकड़ी का बुरादा बर्फ के ताप को कम कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लकड़ी के बुरादे के साथ इसमें फंसी वायु, बिल्कुल देखो कैसा शब्द बोल रहा है, फंसी वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल करती है, तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से तथा बर्फ को पिघलने से रोकता है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। अब आपको मैं बता दूं, एक डेफिनेशन आप लिखना कैलोरी की, कैलोरी, है ना, नोट डाउन कर लेना सभी। मैं बोल रहा हूं कि 1 ग्राम पानी का ताप, यहां पर किलोग्राम लिखा हुआ ध्यान रखना, है ना। इस किलोग्राम को क्या पढ़ लो तुम? ग्राम। 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। बोले सर यहां पर तो किलोग्राम दिया है, तो आपको क्या दिक्कत है? किलो कैलोरी पढ़ लो उसको, तो पहला ही ऑप्शन हो गया आपका किलो कैलोरी। ठीक है, आ गई बात समझ में। लेकिन कैलोरी ऊष्मा की एक बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको फिर क्या करते हैं? जूल में नापते हैं। और आपको अच्छी तरह पता होता है ये एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें क्या होता है कि भाई 1 कैलोरी के बराबर, है ना, 1 कैलोरी के बराबर कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी बराबर मैंने बताया था पिछली क्लास में 4.18, या फिर लगभग इसको बोल दिया था 4.2 जूल, है ना, 4.2 जूल। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही पदार्थ के बने
दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, इसकी उष्माधारिताओं का अनुपात होगा। भैया जेल प्रेरी में उस समय आपका साइंस बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आपका जेल प्रहरी का है, ठीक है, 2017। देखो एक ही पदार्थ के बने दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, इसकी उष्माधारिताओं का अनुपात क्या होगा। अब सबसे पहली चीज कि सर उष्माधारिता क्या होती है ना, किसी वस्तु में उष्मा को धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, उष्माधारिता कहते हैं। सभी लोग जो जो डेफिनेशन बोलूं लिखते चलना, आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है C = ms। यहां पर जो आपका C है वो है उष्माधारिता, M क्या है द्रव्यमान, वो पदार्थ जो भी आप जिसकी उष्मा बढ़ा रहे हो उसका द्रव्यमान, और S क्या है विशिष्ट उष्मा। बोले सर अब ये विशिष्ट उष्मा क्या हो गई, ठीक है, तो विशिष्ट उष्मा क्या होती है अभी आगे समझेंगे हम, है ना। और आप इतना समझ लेना कि जो स्पेस एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, इसका जो पानी के लिए मान होता, पानी का मान होता 1, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अपन पहले तो आप सोल्व आउट करते हैं इसको, ठीक है। अब दो गोले हैं तो पहले गोले को तो आप क्या मान लो, पहले गोले की उष्मा m1 और s, बाकी गोलों की s तो कॉमन रहेगी, है ना। दूसरे वाले की उष्माधारिता को आप ले लो m2s। अब इन दोनों का अनुपात करना है आपको। सर कैसे करेंगे आप बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखो ये जो m है वो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है आयतन इंटू घनत्व, है ना। चलो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आयतन इंटू आपने क्या लिखा घनत्व, ठीक है। आयतन इंटू घनत्व होता है किसके बराबर, द्रव्यमान के बराबर। एस को आप विशिष्ट उष्मा को ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है। अपान आपको करना है, क्या करना है, दूसरे वाले का भी m2 की जगह क्या रखोगे, आयतन इंटू आप करोगे घनत्व इंटू हो जाएगा s, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, उसने दिया भी रखा व्यासों का अनुपात, ठीक है ना। तो आयतन क्या होता है, किसी भी गोले का जो आयतन होता है, भैया ध्यान रखना मैथमेटिक्स वाले उससे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 4/3 4/3 पाई r3 ये होता है किसी भी गोले का आयतन। ध्यान रखना हमारी पृथ्वी का आयतन भी यही होता है, मैं मान रखूंगा कई जगह, ठीक है। और घनत्व की जगह क्या रखोगे रो, है ना, रो से शो कर दिया। और s r1 क्यों लिया, क्योंकि एक दूसरा गोला है, अलग अलग पदार्थ के बने और छोटे बड़े हैं, अनुपात अलग है मतलब छोटे बड़े हैं, है ना। फिर दूसरे गोले के लिए क्या रख दूंगा 4/3, है ना, जेल प्रेरी का क्वेश्चन है ध्यान रखो, r2 और ये हो गया q, है ना। और यहां पर क्या हो गया सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ गए हम, ठीक है, क्या हो गया r2³ और ये क्या हो गया रो हो गया इंटू s। चलो बच्चों अब क्या करेंगे, ये 4/3 से ये 4/3 कैंसिल, ठीक है, रो और s नीचे वालों से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बोले सर यहां पर क्या बचा, यहां पर ओनली बचता है क्या आपका बच जाएगा r1³ और r2³, है ना। तो इसे क्या लिख देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं होल क्यूब, ठीक है। चलिए r1 का मान इसने क्या दे रखा है, r1 का मान इसने दे रखा है, r1 का मान दे रखा है 1, है ना। तो r1 का मान मैंने लिख दिया 1 और इसका मान दे रखा है 2 और इसका कर दो होल क्यूब, ठीक है। बोले सर एक का क्यूब तो एक ही होता है और दो का क्यूब होता है 8, 1/8 1/8, ये क्वेश्चन था आपका जेल प्रेरी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। उत्पन्न उष्मा H व प्रवाहित विद्युत धारा I के बीच संबंध क्या होता है, तो ये नियम किसका है, जूल ने दिया था कि भैया जो उत्पन्न हीट है, उत्पन्न हीट प्रोपोर्शनल होती है I के स्क्वायर के। मतलब क्या है, अगर आपका धारा का मान बढ़ेगा तो हीट का मान भी बढ़ेगा, मतलब वो जो चालक है वो क्या होता जाएगा और भी अधिक अत्यधिक क्या हो जाएगा गर्म होता जाएगा। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी धारा का मान बढ़ेगा, चालक गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। किसने दिया था ये नियम, बता दिया है मैंने, जूल। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान होता है, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान क्या होता है भैया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि दिन के समय चंद्रमा की सतह बहुत ही गर्म होती है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा का खुद का तो कोई प्रकाश होता नहीं है, और दिन में सूर्य क्या है, ये पृथ्वी का, चंद्र जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, और पृथ्वी पर दिन में सर्वाधिक गर्मी होती है, 12 से 2 के बीच में दोपहर बोलते हैं हम, ठीक है। उस समय चंद्रमा के ऊपर भी प्रकाश पड़ेगा उसका, सूर्य का, तो उस समय सबसे ज्यादा गर्म होता है चंद्रमा, ठीक है।
और रात को उसी प्रकाश का उत्सर्जन करता है, आपको खुद का प्रकाश नहीं है उसके पास, तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका लगभग भैया 100 डिग्री सेल्सियस पर निकल जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन है एमपीएसआई का, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ताप की एसआई इकाई है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे बता दिया था मैंने, केल्विन, ठीक है, और व्यवहारिक इकाई होती है सेल्सियस, जो कि ज्यादा व्यवहार में लाई जाती है, ठीक है। कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है, सीधी सी बात है कि भैया रस्सी पर फैला दोगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अगर आपने रस्सी पर कपड़ों को इकट्ठे रख दिया तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, और अगर फैला दिया तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन देखो कहां पर है, सलवटे ना पड़े उस पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए प्रेस करना आसान होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। उनमें पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है भैया, मैंने आपको बता दिया कैलोरी होती है, कैलोरी का संबंध भी बताया, जूल भी होता है, ठीक है, और अर्ग, सीजीएस पद्धति में क्या होता है मात्रक, जूल का, अर्ग, ठीक है, तो ये तीनों तो होते हैं। ये नहीं होता न्यूटन, क्यों, क्योंकि ये आपका जो होता है वो क्या होता है, बल का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक ठोस पदार्थ निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने पर उष्मा का उपयोग करता है। भाई एक ठोस पदार्थ है, आप मुझे बताना सभी, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया। एक बर्फ का टुकड़ा है आपके पास, ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा, और ये पिघल रहा है, क्या कर रहा है, ये पिघल रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पिघलने वाली अवस्था में इसका तापमान कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, ठीक है, पिघलते टाइम, क्योंकि भले ही बर्फ का पहले माइनस में होगा टेम्परेचर, लेकिन जब वो पिघलेगा तो माइनस से उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आना पड़ेगा। ध्यान रखना ये चीज है। तो बर्फ हो गया आपका, ठीक है, बर्फ हो गया। अब बर्फ से वो पानी बनेगा, और जो पिघलते हुए बर्फ का जो पानी बन रहा है, वो जो पानी है वो पानी भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस का होगा। ध्यान रखना, है ना, जो पानी है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अवस्था परिवर्तन हो गया, मतलब बर्फ से क्या बन गया, पानी, लेकिन क्या टेम्परेचर परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इसकी डेफिनेशन आप ध्यान रखना, ये यहां पर जो ऊष्मा होती है वो होती है गुप्त ऊष्मा, पता भी नहीं चलता, टेम्परेचर भी नहीं बदलता और अवस्था बदल जाती है। तो अवस्था पर, केवल अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। गुप्त ऊष्मा इसमें कहां दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी, गुप्त संगलन ऊष्मा। अब ध्यान रखना, ये जो गुप्त ऊष्मा होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। बोले सर ठीक है। अब लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट हीट का या गुप्त ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, आप या तो ये कहते हैं कि Q इज इक्वल टू ml। बोले सर ये क्या लिख दिया, जो Q है, ये वाला जो Q है ये तो है कुल ऊष्मा, m है द्रव्यमान और L है लेटेंट हीट। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, L इज इक्वल टू Q बाई M, ठीक है। और इसका मात्रक पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, मात्रक आप ध्यान रखना। तो Q क्या है, ऊष्मा, तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है बच्चों, जूल होता है। अपान में ये जो m है द्रव्यमान है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का जूल अपान किलोग्राम, ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हमने और गर्म किया, ठीक है, और ये पानी अब हो गया भैया उबलने लगा, है ना, पानी का ताप बढ़ गया, ठीक है। मान लो उबलने नहीं लगा, उबलता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो एक चीज मेरे को ये बताओ कि यहां पर पानी ही है लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बदल गया, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 50 डिग्री सेल्सियस में बदल गया। तो अब यहां पर अवस्था परिवर्तित हो या ना हो ये जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बदल जाए, है ना। ताप परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जो ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। इसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू ms डेल थीटा। ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये चीजें बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। या फिर हम इसको लिख देते हैं S इज इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, m डेल थीटा। बोले सर डेल थीटा क्या है, तो ये डेल थीटा जो है ये तापांतर, ठीक है। तापांतर मतलब ताप का अंतर, 50 माइनस 0,
ठीक है ना, 50 पे गई है, 0 से कहां चला गया, 50 पे। तो ये होती है आपकी कौन सी उष्मा, ये होती है बच्चों आपकी विशिष्ट उष्मा। गुप्त उष्मा पढ़ी हमने, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, 3 कॉन्सेप्ट किए, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा सर, ऊपर क्यू है, उष्मा है, कुल उष्मा, तो ये हो गया जूल, ठीक है, अपान नीचे क्या हो गया, एम क्या है, द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, है ना। इसका मात्रक पूछ लेगा आपसे किलोग्राम, और इनटू में तापांतर है तो हम क्या लिख देते हैं, केल्विन, है ना, केल्विन लिख दें या फिर थीटा लिख दें, जो भी लिख दें, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा हमने यहां पर तापांतर के लिए ले लिया है, ठीक है। तो यहां पर ले लो आप क्या, केल्विन, ठीक है, केल्विन बना दो यहां पर, ठीक। क्या हो गया मात्रक, जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य असत्य है, द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए उष्मा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या है, पदार्थ का रासायनिक बंध, ये जो है बांध नहीं है बच्चों, ये बंध है, क्या है, बंध, रासायनिक बंध, है ना, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में, अणुओं को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अणुओं की गति तेज करने में, आणविक आकर्षण कम करने में। तो मुझे ये 3 तो सही लग रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को, द्रव को जब गर्म करते हो तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, पिछली क्लास में हमने देखा था, अणुओं की गति तेज हो जाती है, बात वही है, ठीक है। आणविक आकर्षण कम करने में, हाँ बिल्कुल, आकर्षण कम होगा तभी तो वो गति तेज होगी, ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन रासायनिक बंध तोड़ने में ये नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, पदार्थ का रासायनिक बंध तोड़ने में, ठीक है। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए, लेकिन समय ज्यादा लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा समय में हमने कम क्वेश्चन किए, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप अच्छे से उन चीजों को नोट डाउन करोगे तो इस चैप्टर में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।